हेलो दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में हम हिंदी के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपका टारगेट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, 12 सवाल आपको सही करने हैं। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला सवाल आपका लिखा हुआ है 31 नंबर पर। आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं उनके सही अनुक्रम को लेकर के एक सीक्वेंस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर सीक्वेंस आपका बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण करके बाकी सारी रचनाएं। आपको मैं बता दूं 31 में जो आपका आंसर देखने को मिलेगा, सबसे पहली जो इनकी थी वो मधुशाला थी, उसके बाद मधुबाला, फिर मधुकलश और फिर निशा निमंत्रण का जो है वो नाम देखने को मिलता है। तो 31 का जो आपका आंसर आएगा यहाँ से वो बी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सुमेलित करिए। यहाँ पर मिलान करना है 32 में, और आपका जो सम्मेलन है वो दिए हुए हैं, कुछ सभाओं के नाम दिए हैं। यहाँ पर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का नाम दिया हुआ है और इनकी स्थापना कब हुई उसको लेकर के यहाँ पर पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की जब जब आप बात करते हो 32 नंबर में, हिंदी साहित्य सम्मेलन पहला जो है जो आपका है वो मेल खाएगा 1910 से, यानी कि 1910 से। उसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा की जब हम बात करते हैं तो काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है वो देखने को मिलती है आपकी, जी हाँ, 1893 में इसकी स्थापना हुई थी काशी नागरी प्रचारणी सभा की जब आप बात करते हो। वहीं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा के नाम से आप कह देते हो, वो आपका जो है मैच खाएगा या मिलान उसका जो है वो बी से होगा। और ऐसे में आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी देखने को मिलेगा, मतलब 32 का आंसर आपका डी आएगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। सवाल में लिखा है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा, केशव दास हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डॉक्टर राम विलास शर्मा जी हैं। तुलसीदास के रचनाकार का नाम पूछा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है तुलसीदास, या इनके द्वारा लिखित या रचित रचना जो है वो तुलसीदास है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से सी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। लिखा है अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान, सुषम वेदी करके लिखा हुआ है, और उषा प्रियंवदा की है। तो अन्या से अनन्या 34, अन्या से अनन्या की आप बात करते हो, ये है ऑटोबायोग्राफी और ये है प्रभा खेतान की। किसकी? प्रभा खेतान। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अन्या से अनन्या। 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हाँ जी, ये लाइनें जो है वो, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। 35। तो 35 में रैदास जी के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से डी देखने को मिलेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 36 में इन्होंने इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपसे तद्भव शब्द के बारे में इन्होंने जानकारी मांगी है। त्रिकुटी, प्रभु है, नाथ है या खेत है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो कि तत्सम शब्दों से जिनका उद्भव हुआ होता है। संस्कृत जो शब्द होते हैं उनसे जिनका उद्भव हुआ होता है वो आपके तद्भव कहलाते हैं। तद्भव यानी कि तत् प्लस उद्भव, मतलब जिससे उद्भव हुआ हो, जिससे मतलब तत्सम से। तो 36 में जो आपका आंसर देखने को मिलेगा, 36 में बी देखेंगे। सीधा सीधा जो खेत है इसे हम क्षेत्र बोल देते हैं, ऐसे आप इसे क्षेत्र बोल देंगे, वो आपका खेत हो जाता है। आगे चलते हैं। 37 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। धड़ाम, लाश, पतलून लिखा है और औरत लिखा है। 37 देशज की बात की है। शब्दों को लेकर के जब आप बात करते हो तो तत्सम तद्भव देशज आगत या विदेशी शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो देशज शब्द है वो आपका क्या देखने को मिलेगा, धड़ाम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 37 का वो ए आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सही कर रहे होंगे। एक और सवाल है आपके स्क्रीन पर। 38 छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ पूछा है आपसे। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना या फिर योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल 38, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप चमेली का तेल लगा रहे हो, वो भी किसके सिर पर, छछुंदर के, मतलब अयोग्य व्यक्ति है,
मतलब एक अयोग्य व्यक्ति है और आप उसे एक कोई अच्छी चीज़ दे रहे हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो ए आ जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का आपका जो है यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? एक जगह रि प्लस वेद करके लिखा है, ऋग प्लस वेद है, रि प्लस गवेद लिखा है और ऋग प्लस वेद करके लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जब आप बात करते हो ऐसे में क ख ग घ होता यही है। जब आप व्यंजन और विसर्ग को लेकर के बात करते हो तो व्यंजन में आप देखो कि किस तरीके से प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो का किस में चेंज हो गया? गा में। का खा गा प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में चेंज हो गया जब आप का वर्ग की बात करते हो। तो ये आपका का से क्या बन गया? गा बन गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका विच्छेदन देखने को मिलेगा और ऋक का के नीचे हलंत जरूर ध्यान दें प्लस वेद, ये आपको देखने को मिलेगा। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक प्लस वेद। 40 में क्या है? आप बीती शब्द में समास है, कर्मधारय है आपका, द्वंद्व समास है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष है। आप बीती की बात की है इन्होंने 40 नंबर सवाल में। आपको मैं बता दूं, जब आप बात करते हो आप अपने आप पर बीती, आप पर बीती मतलब अपने आप पर बीती, इन चीज़ों को लेकर के बात करते हो। ध्यान दीजिए, जब आप तत्पुरुष समास की बात करते हो तो इनके भेद भी हमें देखने को मिलते हैं 6। वहीं से आपको जो है तत्पुरुष समास जो है एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका समास जो प्रयोग में आया है वो है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी है जिसे हम नई तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, तो यहाँ पर अपादान दिया है, संबंध दिया है, संप्रदान कारक है और अधिकरण कारक है। कुछ 4 पंक्तियाँ हैं, 4-6 पंक्तियाँ जिनके माध्यम से आप यहाँ पर कारक चिन्ह या फिर प्रसर्ग चिन्हों को याद रख सकते हैं कि कर्ता ने अरुकर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। फिर है आपका काकी के संबंध है, में पर अधिकरण में मान, रे हो भो संबोधन है, मित्र धरहु यह ध्यान। आप इसमें देखोगे तो कर्ता ने तो कर्ता का किससे होता है? ने। अरुकर्म को कर्ण रीति से, तो कर्ण का किससे हो जाएगा? जो आपका प्रसर्ग चिन्ह है से। तो यहीं से आपके जो चिन्ह है कर्ण रीति से संप्रदान को के लिए अपादान से मान। में पर अधिकरण है, क्या बोला मैंने? में पर अधिकरण है। मैंने कहा काकी के संबंध है, में पर अधिकरण में मान। और फिर रे भो हे संबोधन है, मित्र धरहु यह ध्यान। तो मैंने बोला में पर, आप देख पा रहे होंगे अधिकरण है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो अधिकरण आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? घोंसले में चिड़िया है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। कुछ गद्यांश दिया हुआ है और इन गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर करना है। तो दिया है, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही एक वाद की विशेषता है। संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो ये आपका दिया है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा है कि संसार के सारे वाद कहाँ तक सीमित हैं? संसार के सारे वाद कहाँ तक सीमित है? तो आपने देखा सीधा सीधा आपका लिखा हुआ है कि राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। केवल 3-4 लाइनें मैंने पढ़ी और आपका जो आंसर है वो 42 का देखने को मिल गया, राजनीतिक क्षेत्र। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा है उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक आध्यात्मिक तत्व को, जनसेवा अध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा मन की निर्मलता को, या राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को? ये चीज आपसे इन्होंने पूछा है। तो गांधीवाद का आधार पूछा है 43 में, देख लेते हैं भाई। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। आपने देखा यहाँ पर गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता के रूप में इन्होंने किसे माना है। और फिर आगे कहते हैं कि गांधीवाद में सांप्रदायिकता, ये वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। ऊपर से आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो गई है, आत्मा से विच्छेदन, ये वो। आप स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं उन्हें शामिल करिए और जो बाद की चीज़ें हैं उन्हें शामिल करिए। तो आध्यात्मिक तत्व तो है ही है, और एक बात इन्होंने और बोली है कि सब कुछ राजनीतिक चीज़ों तक सीमित हो गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो पहला देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक रचना यहाँ पर दी है, कनुप्रिया जो है वो रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, राघव का है, भगवती चरण वर्मा, या फिर नागार्जुन जी की। 44 में जब आप बात करते हो तो कनुप्रिया जो रचना है वो है धर्मवीर भारती की। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से 44 का ए देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। प्लुत स्वर
पूछा है इनमें से प्लुत स्वर कौन सा होता है। तो आप जब स्वरों की बात करते हो तो मुख्यतः दो प्रकार, ह्रस्व दीर्घ और एक और भी प्रकार होता है आपका, तीन प्रकार आप मान लो, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। तो प्लुत में क्या होता है, एक आपका प्रसर्ग करके आप इस तरीके से बोल देते हो, इसे हम आ प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो ओम करके जब भी आप बोलोगे तो वो आपको प्लुत स्वर में आपको देखने को मिलेगा। तो 45 में आप एक जगह देखिए, यहीं पर ये चिन्ह बना हुआ है जो एस के आकार का होता है। तो यहाँ पर प्लुत स्वर के रूप में मुझे बी ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आपके 15 सवाल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इन 15 में से आपने कितने सही किए हैं। कुछ अच्छा लगा हो तो बाकियों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। आगे के क्वेश्चंस आपको लेकर के हम जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।